नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशकार ने मुझे बताया कि कल हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की है। भाई कितनी कमी की है? कितनी कमी की है पेट्रोल की कीमतों में? कितने पैसे की? 34 पैसे की कमी की है। 34। अच्छा, तभी तो मैं कहूं कि कल रात को मेरे ख्वाब में हातम ताई ने आकर ऐसी ऐसी मुंह से, फैमिली शो है वरना आपको बता नहीं सकता, पता नहीं क्यों कल रात को हातिम ताई मेरे ख्वाब में आए और मैंने उन्हें कहा पेट्रोल सस्ता हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। पता नहीं क्यों, ये ख्वाब था मेरा। ख्वाब में कुछ भी आ सकता है, रोक थोड़ी सकता है बंदा। ख्वाब में तो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, लोग टीवी पर भी नहीं बता सकते। खैर, ख्वाब में हातिम ताई आए और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई, कानों से मेरे धुएं निकले, ऐसी ऐसी उन्होंने मुझे मुगल्लज़ात बकी। मैं भी सोच रहा था भाई भला किसी के ख्वाब में हातिम ताई क्यों आए। फिर सुबह आया तो अभी ये पेशकार ने बताया कि पेट्रोल की कीमत कम की, तभी तो हातिम ताई आए थे मेरे ख्वाब में। इतना बुरा भला मुझे कहकर गए। देखो नहीं, आजकल मैं मार्केट में इन्हीं चीजों के लिए चल रहा हूं भाई। इकोनॉमिक्स बिजनेस की बात कर रहा हूं, हट के बात करूं तो बोलना मुझे, बाद में बिजनेस इकोनॉमिक्स की करूंगा। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल है? पता लगा आज गिर गया 1,76,000 पॉइंट के ऊपर। तो भाइयों, अब फिर एक और पेशगोई भी आपका भाई कर रहा है। बात यह कि अभी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता चढ़ता तो रहेगा, लेकिन ये मेरी बात आप लिख लो, एक दिन जब ये गिरेगा तो ये इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और बिल्कुल जैसे मेरे बचपन में 1997 में लोग सड़क पर आ गए थे, एक दिन स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा सरमायाकारी करने वालों का यही हाल होगा। क्योंकि प्रूडेंस तो है नहीं, कोई प्रूडेंट तो है नहीं, खुद सट्टा खिलाया जा रहा है, लोगों को ऐसे ही जज्बाती किया जा रहा है। कोई मईशत के अंदर कोई इतनी बेहतरी नहीं हो रही। मैं तो बार बार वार्न करता हूँ, ये काम मेरा नहीं है, ये SECP का काम है, जो कि मैं कहता हूं कि मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाता था माजी में, अब करना बंद कर दिया। लोगों को तंबीह करना, लोगों में आगाही पैदा करना, लोगों में अवेयरनेस देना कि भाई ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है और प्रूडेंस यानी प्रूडेंट, एहतियात, मोहतात रहना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं बोल रहे मुझे नहीं पता सब मुफाद का गेम है बाबा, वो सब मुफाद। अच्छा, एक और बात मेरी सुन लो, अब मेरी एक बात सुन लो। कोई टीवी एंकर, मैं कहता हूं पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनली यह बात नहीं कह सकता, मैंने टीवी के ऊपर यह बात की कि जब ये 70 से नीचे आएगा, 80 के नीचे आएगा, जंग दोबारा शुरू हो जाएगी दोनों भाइयों के दरमियान। कोई किसी पे मिसाइल चला देगा, कोई किसी पे मिसाइल चला देगा, और जो ही $90 से ज्यादा तेल की कीमत बढ़ जाएगी, फौरन या तो ईरान या अमेरिका यह कहेगा हमारी तो सुलह होने वाली है, हम सुलह करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, कल या परसों हम लोगों की सुलह हो जाएगी, बातचीत कर लो। सर ये पूरा है ड्रामा तेल की कीमत के पीछे। जानू मेरी बात सुन लो, तुम लोगों बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग, यहाँ सही और गलत की लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ मुफादात की लड़ाई हो रही है। बाकी सारी ये स्टोरी, और स्टोरी हमने खुद ही बनाई है, ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ होगा। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टीन के डब्बे गिरा रहे हैं, मेरी बात मान लो। वो रेगिस्तान में जाके टीन डब्बे गिरा देता है, वीडियो बना देता है, आप कहते हैं हमला हो गया। आज 10वीं रात हमले जारी हैं चाचू, ये कोई हमले नहीं हो रहे। अगर हमले हो रहे होते, ईरान को नुकसान हो रहा होता, इतने ज्यादा मिसाइल उसके पास बचे होते। पूरा आपने हुर्मुज़ बंद करके रखा हुआ है, कोई किसी निकल के दिखा दे, कह रहे हैं रोजाना अमेरिका बमबारी कर रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, तो नुकसान तो कोई भी नहीं हो रहा। अच्छा, और आप नोट करें कि जंग जारी है और बम जो है, बम शामत किसकी आ रही है, ये बिल्कुल मुझे याद आया बचपन में जब मैं लड़ाई छुड़ाने के लिए जाता था ना, 2 घूंसे मुझे पड़ जाते थे। मेरी बात सुनो आप, जंग किसकी जारी है? पहले ईरान इसराइल की हो रही थी, अब ईरान अमेरिका की हो रही है। और मार किसको पड़ रही है? कुवैत को पड़ रही है, बहरीन को पड़ रही है, ओमान को पड़ रही है, उर्दन को पड़ रही है, हाँ, इराक को पड़ रही है, सऊदी को पड़ रही है, UAE को पड़ रही है। कैसी जंग हो रही है यार? ये जंग हो रही है ईरान और अमेरिका की, और आप मार रहे किसको? दुबई को मार रहे हो, आप मार रहे हो सऊदी अरब को, मार रहे हो आप, मार रहे हो कुवैत को, मार रहे हो आप, मार रहे हो इराक को, मार रहे हो उर्दन को, मार रहे हो ओमानियों का ना लेना ना देना, उनको भी पड़ रही है मार। और तेल की कीमत ऊपर जा रही है। जो ही तेल की कीमत 90 से ऊपर, हमारी सुलह होने वाली है, हमारी बातचीत शुरू हो गई है, हमारे शराइत आपस में तय हो गए। भाई सीधा सीधा बोल दो, हम लोग तेल की कीमत का गेम खेल रहे हैं यार। पाकिस्तानी ऐसे ही खुश हो रहे हैं,
हमारे लिए ये मैच इतना ही अहम है जितना अर्जेंटीना और स्पेन का मैच हमारे लिए अहम था। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना लेना ना देना, और इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की मईशत उथल पुथल हो गई। अब कह रहे रोजाना की बुनियादों पर पेट्रोल की कीमत तय होगी, सोते हुए कुछ और होगी, जागते हुए कुछ और होगी। क्या मजा दे दिया हमने आपको यार, आपका तो दिल खुश हो जाना चाहिए इस तरह की बातों पर। यानी रात को जब आप सोएंगे तो तेल की कीमत और होगी, दिन को जब आप जागेंगे तो तेल की कीमत और होगी। मजेदार सिस्टम, क्या बात है, लम्हे लम्हे पे सस्पेंस। ऐसे आपको लगेगा कि पाकिस्तान की मईशत नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म है, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, हम तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कुछ सियासतदान भी बाहर आ गए, तनकीद कर रहे हैं। मुझे याद है मैं एक साहब के घर गया तो उनका बेटा बाहर निकला और उसने, जो वालिद साहब थे उसके, जो मुझे मिलने के लिए आए, उनके बेटे ने उनसे बदतमीजी की। तो मैंने उनकी जानिब देखा तो मुझे देखकर कहते हैं, अली ये खुद नहीं कर रहा, इसको किसी ने शय दी है, इसकी बीवी ने इसको चढ़ा के भेजा है। तो ये सियासतदान भी जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं ना, इनको भी घर में किसी ने शय दी है, वरना इनकी तो जुबान जो है कभी खुलती नहीं थी। आगे माशाल्लाह आप खुद ज़हीन हो, समझ जाओ। घर का भेदी लंका ढाए, हमने तो ज़माना बदलते बदलते देखा है। खैर एनीवे, एक और बड़ा अहम मौजू ये भी है डॉलर। आजकल कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, इसकी बेकदरी भी नहीं हो रही भरपूर तरीके से, लेकिन इसको कोई पहचान भी नहीं रहा। तो हम पूछेंगे अपने फाजिल मेहमान से, जिनका मैं तारुफ कराता चलूँ। 12 हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाते हैं, चेयरमैन है ई कैप के जनाब मलिक बोस्तान साहब। वेलकम करता हूँ मलिक बोस्तान साहब आपको। थैंक यू थैंक यू। मलिक बोस्तान साहब, अब बुनियादी मसला ये है कि इसमें तो आप कामयाब हो गए कि डॉलर को अब उसकी बेकदरी भली ना हुई हो, लेकिन अब लोग उससे मानूस नहीं होते पहले की तरह। तो ये आप लोगों ने क्या ऐसी क्या चीज़ इसको घोल के पिलाई है कि लोगों को यहाँ पे इतनी अट्रैक्शन नहीं रही डॉलर की तरफ? जी, ये मैं सर सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने बड़े हिम्मत की। 2 साल पहले आपको पता है डॉलर का रेट 340 था मार्केट में और बैंक का 308 था और 400-500 की बातें हो रही थी। लेकिन हमने उनसे अपील की, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को कहा कि जितने भी डॉलर माफ़ किया है, ब्लैक मार्केट है, हवाला ऑपरेटर के खिलाफ क्रैक डाउन किया और पाकिस्तान में वो पूरा ऑपरेशन को 3 महीने चला और उसके बाद डॉलर गिरते गिरते 340 से कम होकर आज 278 के करीब आ गया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की देखो रिज़र्व 3 अरब से बढ़ के 22 अरब डॉलर तक चले गए हैं। इस तरह उसका फ़ायदा ये हो कि आपका इंटरेस्ट जो लोन पहले 10% पे मिलता था, अब 4-5% में मिल रहा है रिज़र्व बढ़ने की वजह से। और इसी तरह जो है आपका इंटरेस्ट रेट है वो 22% से 11% पे आ गया। तो ये सारी इसकी मरौनी मन्नत है जो कि डॉलर का रेट गिरा है और रुपया मजबूत हुआ है और जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी मैशत जो है जो कि ICU में थी अब पटरी पे आ गई है। तो लगता है कि ये जंग ना होती, जैसा कि आप फरमा रहे थे, इस जंग ने पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की जो इकानमी है उसकी GDP को स्लो डाउन किया। IMF ने जैसे कहा कि 4% के बजाय 3.8% GDP पाकिस्तान की, वो भी इससे भी कम हो सकती है। तो उसकी वजह यही है कि कीमतें जब बढ़ेंगी, देखो ना, जब जंग शुरू हुई थी $60 की थी, उसके बाद जब जंग अरूज पे गई तो $114 हुई, फिर MOU साइन हुआ तो ये $70 पे आ गई, आज फिर $90 के करीब है। तो इससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत बड़ा है, $3 अरब का हमारा माना इम्पोर्ट बिल है इसका, पेट्रोलियम मसनूआत का, गैस का। तो ये उसमें जो है अब देखो ना, अगर 30% इजाफा होगा तो ज़ाहिर $1 अरब का हमारा $4 अरब पे चला जाएगा। यार अब जैसे आपने देखा पिछले साल के जो हमारा करंट अकाउंट हमेशा सरप्लस आ रहा था, वो $650 मिलियन में डेफिसिट में खसारे में आ गया। उसकी वजह है कि ऑयल प्राइस की वजह से आपके बिल बढ़ गए और जिसका पूरा दबाव जो है इंटरबैंक पे भी आ रहा है और इस पर भी आ रहा है, आपके रिजर्व पे भी आएगा। तो आगे इसी तरह अगर जिस तरह कह रहे हैं कि $200 का भी हो सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी रेड सिग्नल है पाकिस्तान की इकानमी के लिए, दुनिया की इकानमी के लिए। तो ये इसी वजह से जो है ना पाकिस्तान की इकानमी क्या पूरी दुनिया की इकानमी तहस नहस हो सकती है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अमेरिका और ईरान को कोई अकल के नाखन दे
और ये चूहे बिल्ली का खेल छोड़ के आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें। जी। जंग में कोई फ़ायदा नहीं, जंग तबाही का रास्ता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे तो देखें मलिक बोस्तान साहब, आपसे सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, आप जो है मईशत को बड़ी गहराई से समझते हैं, लेकिन मैं तो यही देख रहा हूँ कि जो ही $70 से नीचे आना शुरू होती है ये लड़ना शुरू कर देते हैं, जो ही $90 से ऊपर चली जाती है ये अमन व सलामती की बातें शुरू कर देते हैं। मुझे तो लग रहा है कि पसे पुश्त मुफादात ज़रूर हैं, चाहे वो मुफादात किस नोयत के हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, नीयत किसकी साफ़ है ये भी नहीं बता सकता, लेकिन मैंने तो यही देखा कि $70 के ऊपर दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, $90 पे जब पहुंचा देते हैं तो फिर सुलह सफाई, दोस्ती और मसलियत की बातें शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी सालसी हो गई, सालिस बात कर रहे हैं, सालिसों की बातचीत चल रही है। बाकी दोनों एक दूसरे पे टीन डब्बे गिराते रहते हैं, क्योंकि नुकसान तो एक दूसरे को पहुंचा नहीं रहे। ये हमारे बिरादर ममालिक कुवैत को तबाह कर रहे हैं, हमारे बिरादर मुल्क बहरीन को तबाह कर रहे हैं, हमारे बिरादर मुल्क इराक़ को तबाह कर रहे हैं, हमारे बिरादर मुल्क ओमान को तबाह कर रहे हैं। फिर बीच में सऊदी अरब की जान छोड़ी थी, अब फिर दोबारा सऊदी अरब पे हमला कर दिया, कल हूथियों ने कह दिया कि जी हम बंद कर देंगे। मुझे तो लग रहा है कि सर ये तीन डब्बों की फरमाइश जारी है, सच्ची बात ये, वरना लगता है दाल में काला ज़रूर है, कोई बात तो है। हाँ, लेकिन ये अब MOU बड़ा अच्छा साइन हुआ था, 14 नुकात सारे के सारे ईरान के फेवर में थे। ईरान को हमें नहीं समझ कि उसने क्यों फिर जंग की तरफ गया, हालांकि उसको तो जीत हो गई थी उसकी, और पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और पाकिस्तान का बड़ा रोल था, मार्शल साहब ने बड़ा अहम ये सारे किए किराए पे कहते हैं ना पानी फेर दिया। अब अगर अब दोबारा सुना है उनका वफ्द आया है, उनका होम मिनिस्टर आया है और हमारे होम मिनिस्टर से मिल रहा है और फील्ड मार्शल से अब PM से मिलेंगे, कह रहे हैं कि सालिसों ने कोशिश कोई अल्लाह करे 10 दिन की जंग बंदी की कोई बातचीत छिड़ी है, अल्लाह करे हो जाए तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जो कीमतें आयल की जो ऊपर जा रही हैं ये रुक जाएंगी। तो मैं करता हूँ अल्लाह ताला इनको होश के नाखन दे दोनों ममालिक को, तो पूरी दुनिया की इकानमी उन्होंने दो अब ख़त्म हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल लंबी चल रही इस खित्ते के लिए ये जंग ना, मतलब आप हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे इस खित्ते में, और पाकिस्तान को इसका बुनियादी नुकसान भी होगा और भी ममालिक को होगा। और मलिक बोस्तान साहब एक चीज़ और भी है जो अभी परसों बात उठी थी कि हमारे रीजनल जो ट्रेड है वो बिल्कुल रुक गया है। बात यह कि ठीक है इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन तिजारत तो जंग में भी जारी रहती है और खाना तो इंसान मजबूरी में भी खाता है। तो बात यह कि ये जो हमारे सारे पड़ोसी हैं ये तो हम पे इन्हिसार करते हैं, चाहे ईरान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, इवन के मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान हो, और चीन के तो हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब पाकिस्तान ने खित्ते में कोई किरदार तो अदा करना है, मेरे ख्याल तिजारत कभी तो शुरू करनी पड़ेगी। अब साल तो हो गया हमने, अब साल के बाद मेरे ख्याल कोई सिलसिला तो होना चाहिए आगे, कि नहीं कहते आप? तिजारत के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, आपका एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं। आपकी एक्सपोर्ट जो थी $35 अरब से कम होकर $27 अरब पे आ गई, इम्पोर्ट आपने बढ़ा ली। जैसे मैंने बताया कि पिछले महीने जो है $650 मिलियन का खसारा हुआ है, बहुत बड़ा खसारा है ये। और अगर इसको साल इसी तरह रहता है तो 7 अरब साल का हो जाएगा। हालांकि पिछले साल आपका जो है 1.28 बिलियन जो था वो प्लस था करंट अकाउंट आपका, और ये बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान की इकानमी के लिए। एक्सपोर्ट को बढ़ाना, वैल्यू एडेड आना, प्रोडक्शन में आना, एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगी जब हम कहते हैं जी ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी तो हमने तोड़ ही दी है, रीढ़ कहाँ है और हड्डी पता नहीं कहाँ है, तो उसको तो हम प्रमोट ही नहीं कर रहे। अगर हम अपने 4 जो क्राफ्ट्स हैं इनको एक्सपोर्ट के काबिल बनाएं फिर भी हम $10-12 अरब जो है प्लस हो सकते हैं। चावल है, आधे जुलाई से ज़्यादा निकल गया है और बारिशें नहीं आई, ये भी बता दूं आपको। आधे जुलाई से ज़्यादा, आधा जुलाई क्या 20 हो गई है? हाँ 20 है, अब तो 10 दिन रह गए। हाँ, तो हमारा एक्सपोर्ट, हमारे पास देखो मैन्युफैक्चर वैल्यू, हम तो ट्रेडेड कंट्री बन, टोटल हम चाइना से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। हमारी इंपोर्ट भी 60% हो गए, फिर री एक्सपोर्ट हो रही है अगर कोई थोड़ी बहुत हो भी रही है। अच्छा, लेकिन अभी सही से मेघा नहीं बरसी, कोई बारिश किसानों के लिए भी सही पक्की नहीं हुई कोई भी, या तो फिर सैलाब आता है या बारिश ही नहीं होती, ये क्या सिस्टम है सर? देखो हमारी नाइल ही कह सकते हैं इसको, कि देखो अभी सैलाब सबको पता है, हर साल जुलाई में अगस्त में सैलाब आता है जी। और हमको ये उसका बस 2 दिन पहले बताते हैं सैलाब आने वाला है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। इंडिया को गालियां देते रहते हैं अपने की ये करते। देखो ना, आपको जब पता है सैलाब आता है, इतने पानी करोड़ों की फुट जो है आपका पानी सरप्लस होता है, जो कि फिर समंदर में चला जाता है। अगर आप हर 10 किलोमीटर पे आप नेचुरल डैम बना लें तो यह सारा पानी पूरा साल आप इस्तेमाल करें, ज़ेरे ज़मीन पानी का आपका लेवल भी ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये मैं बता दूं, हिंदुस्तान में 2 बड़ी बारिशें हो चुकी हैं, आपको पता होगा। एक दफ़ा बम्बई डूब भी चुका है। हाँ, दिल्ली में अभी भी बारिश हो रही है।
अभी अभी देखो जब ना, हम बात कर रहे हैं तो भी देखो बारिश अभी भी यही कहा गया है कि ये पाकिस्तान में जो अभी सैलाब है बड़ा खतरनाक है, उसमें क्राउड बर्स्ट भी होएंगे और उसमें सैलाब भी आएगा हाँ। और तहस नहस हो जाएगी, पूरी फसलें बह जाएंगी। तो हम बस ये तमाशा ही देख रहे हैं और फिक्र बता रहे हैं, कोई हमने कोई काम तो तैयारी नहीं किया नहीं ना। जब तक हम डैम नहीं बनाएंगे, हमारे डैम है ही नहीं, हमारे पास 4-5 डैम है बड़े, बाकी से डैम ही नहीं है। अल्लाह ने आपको सर नेचुरल आप इतने सारे नेकूकारी के काम करते हैं, मुझे सच से बताएं, 10 रुपए चंदा लेके डैम बनता है? मस्जिद में नलका नहीं लगता 10-10 रुपए चंदे पे। हम लोग डैम बनाने निकले थे, 10-10 रुपए चंदे पे डैम बन सकता है? आप मुझे बताएं। नहीं डैम तो इन्होंने देखो ना, आपके जो यूटिलिटी बिल में भी काटते हैं, उसमें हर जगह आपसे कटौती अच्छा, होगी। वर्ल्ड बैंक ने उधार भी दिया हुआ है, पता है हाँ, आपको? बैंक का वो उसका क्या बोलते हैं, इसका वर्ल्ड बैंक का डैम बनाने के लिए हमने बनाया नहीं। डैम उन्होंने कहा है पूरी दुनिया की क्लाइमेट चेंज है और पूरी दुनिया जो है इस वक्त दरख्तों की ज़रूरत है, अब आगे आने वाले दिन में पानी की ज़रूरत है, आगे लड़ाइयाँ पेट्रोल की बजाय लोग पानी पे लड़ रहे होंगे। लेकिन हमारी कोई प्लानिंग नहीं है ना, प्लानिंग जब तक नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि इम्पोर्ट आप बढ़ा लेंगे? बिल आपके दिन ब दिन पहले दरियाओं के पुश्ते ठीक करते थे, अब तो आपने देखा होगा वो भी नहीं हो नहीं कर रहे, ना नहरों की सफाई हो रही है, ना दरियाओं की सफाई हो रही है, पानी वो बटे पड़े हैं रेत से और उनका लेवल जो था 50 फुट से कम होकर 10 फुट पे रह गया। और ऊपर से आप जहाँ भी किसी भी दरिया से गुजरे तो नीचे सारी रेत ही नजर आ रही होती है। पहले बहुत नीचे पानी नजर आता था क्योंकि वो सारे उन्होंने अटके हैं उसके ये तो आंखें देखी बात है। अगर आप खुद गाड़ी में खुद भी सफर कर रहे हो पंजाब तक, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ अरसे बाद ये बिल्कुल ये दरिया खत्म ही हो जाएगा, इतनी मिट्टी पड़ जाएगी और रोड के ऊपर मिट्टी आ जाएगी। तो ये हमारी नालायकी कह सकते हैं, इसमें हुकूमत को चाहिए इसको इमरजेंसी बेस पे और ये याद रखें पंजाब में बहुत सारे इलाके रेन फेड है, बारिश होगी तो आएगी, लेकिन बाकी पंजाब जो कि नहरों से जिसे फीड किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अगर वो नहरों में प्रेशर ही ना रहे पानी का। ये बात तो सही है ना। दुनिया का नहरी निज़ाम दुनिया नंबर 1 है पाकिस्तान, सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर है। बदकिस्मती है कि सारी नहरों जो है हमने उनकी सफाई नहीं की और बस वो मिट्टी से भर गई हैं। अगर सफाई करते तो वो पूरा साल बहती और कुछ अरसे बाद आपकी नहरें खुश्क हो जाती हैं, आपके दरिया खुश्क होते हैं। उसकी वजह ये कि मिट्टी हम निकाल नहीं, पुश्तों में नहीं डाल रहे, वो सारी की सारी उसके सेंटर में जमा होकर पानी को आगे भेज देती है, पानी का रिजर्व नहीं बनाती, ज़ख़ीरा नहीं करती, जो हमारे काम आया पूरा साल काम आ सकता है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया और जाहिर बात है इस पर गुफ्तगू होने की भी ज़रूरत है। अभी आपने हाजिर खसारे की बात की, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की। सर ट्रेड डेफिसिट का भी यही कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट होगा, वो आपने इंडिया तो दे दिया कि अगर इस हिसाब से 4x करके चलेंगे तो फिर मेरे ख्याल से फिर बाद में हम बात वहीं पे पहुंच जाएंगे। जितनी मेहनत अभी तक जैसे आप बता रहे हैं फील्ड मार्शल साहब ने भी की, हुकूमत ने भी की, तो सारी वो मेहनत जाहिर बात है रायगाह ना चली जाए, इसलिए हुकूमत को भी कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जब मुझे बताएं स्टेट बैंक ने इस सिलसिले में कोई स्ट्रेटजी या प्लानिंग बनाई है? देखो स्टेट बैंक तो अपने आप को बड़ा इंटर बैंक में कंट्रोल किया है, मार्केट में हम लोगों ने कंट्रोल किया, डॉलर का रेट नहीं बढ़ा, ये बड़ी बात है। वरना ये डॉलर मैंने कहा जैसे 400-500 की बातें होंगी, डिफॉल्ट की बातें होती, उससे तो निकल के पाकिस्तान की पटरी जो है मैशे जो है वो पटरी पे आ गई है, लेकिन उसको आगे संभालना भी देना। देखो ना सी पैक का दूसरा मरहला शुरू हो गया और चाइना ने कहा है कि हम इसमें तकरीबन 25 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें जो है हमारा जो है 2.5 लाख नौकरियां भी देंगे। और पहला जो फेज़ से मुकम्मल हुआ है उसमें आपको 8000 मेगावाट आपकी बिजली पैदा हुई है। और अभी मैं डेटा देख रहा था 510 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, 900 किलोमीटर की बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं और तकरीबन 3.25 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। तो एक बहुत बड़ा गेम चेंज साबित हो सकता है अगर फेज़ 2 को। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, कुदरत ने आप लोगों की बड़ी मदद करती। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। बैंकारी इदारों ने क्या किया, हर बैंक ने अपने बैंक के अंदर ना मनी चेंजर बना लिया। अच्छा उन्होंने की बड़ी तुर्रम खानी के रिटेल बिजनेस को पकड़ेंगे, इतनी देर में हो गया ईरान इजराइल का जंग हो गई। अब जो डॉलर लोग रिटेल में खरीदते थे, क्योंकि जाहिर बात है कहीं बाहर जा रहा है बंदा तो ही खरीदेगा, वरना क्यों खरीदेगा पाकिस्तान के अंदर, या अपने बैंक अकाउंट में रखेगा तो चलो मुल्क का फायदा है, अच्छी बात है। उनका बट्टा ही बैठ गया, लोगों ने बाहर जाना ही छोड़ दिया, मुल्कों ने वीज़े देना छोड़ दिए, ये अरब ममालिक जो हैं। तो आपने मतलब ये कि बड़ी दुआएं की, फिर इसका मतलब है इनका बिजनेस बिठा दिया आपने। नहीं हमने उनको कोई बट्टा नहीं बिठाया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खाली पड़े हैं उनके, तो मनी चेंजर चल ही नहीं रहा उनका। तो देखो उन्होंने मार्केट में एक चीज़ आप हट के बनाएंगे तो वो नहीं चलती ना। आप काउंटर आपने बैंकों के अंदर लगाया, लोगों का रुझान ही नहीं है। अब जिसने मनी एक्सचेंज करानी है तो वो तो मनी चेंजर के पास जाएगा, बैंक में क्या करेगा? वो बैंक एक तो दूर बड़े होते हैं, फिर उनकी आदमी जो है मनी चेंजर उसके दरवाजे पे होता है,
तो जब तक ये मार्केट में नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने जो है लेकिन कुदरत ने भी आप लोगों का साथ दिया, क्योंकि अब वो बिकी नहीं, आप लोगों का भी वॉल्यूम कम ही है, जहाँ तक आप लोगों का भी वॉल्यूम इतना तो नहीं होगा। देखो, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी रोजाना की जो कलेक्शन है डॉलर की इंटर बैंक में और मार्केट में, वो तकरीबन 20 मिलियन डॉलर है, और 20 मिलियन से मुश्किल से 2 मिलियन डॉलर बिकते हैं, 18 मिलियन इंटर बैंक में ही जाते हैं। तो लोग यानी ये वो है जो काउंटर पे आप लोग खरीदने नहीं आ रहे। देखो, एक तो हुकूमत ने 2 पाबंदियां लगा दी हैं जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे। एक तो उन्होंने कहा जी बायोमेट्रिक कराएं, लोग बायोमेट्रिक के झंझट में पढ़ने नहीं चाहते, वो कहते हैं हम पैसे देंगे वो टेक करें और जाएं। नहीं, वो आप लोग तस्वीर भी खींचते हैं। हाँ, पूरा हमारा तो एक सिस्टम है। और इसी तरह पहले आप बैंक में आपने जमा कराना होता था, आपको कैश डाल, अब चेक मिलते हैं आपको, वो चेक जमा करते हैं, फिर 2-3 दिन उसमें लगते हैं। अब लोग जो है वही लोग ले रहे हैं जिनके मजबूरी है बाहर पैसे भेजने हैं, या बाकी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर नहीं ले रहा। चेक देते हैं, मनी चेंजर भी चेक देते हैं, सारे चेक देते हैं। अब बैंक में जो भी जमा कराएगा, क्योंकि पीछे जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि क्रिप्टो का रेट क्योंकि 8-10 रुपये ज़्यादा होता है, और तो वो जो है लोग जो है अपने डॉलर जो है वो, तो स्टेट बैंक ने उससे बड़ी अक्लमंदी की और उन्होंने कैश डॉलर देने ही बंद कर दिया। उन्होंने अपने जो भी आएगा। बेनिफिट क्या है, हमें बेनिफिट क्या है, यानी जो अगर बेनिफिट ये है कि देखो, पहले फर्ज किया आपने 1 लाख डॉलर मार्केट से ले लिया और आपकी मर्जी है वो बैंक में जमा कराए नहीं, आपने फर्ज में बताया जी मैंने बैंक में जमा कराने, हालांकि आप बैंक में लोग जमा नहीं कराते थे, ठीक है, वो मार्केट में जाके बेच देते थे प्रॉफिट करके। तो अब जब चेक मिला तब बैंक में जमा कराने जरूरी हो गया, और स्टेट बैंक में पता चल जाता है कितने लोगों ने मार्केट से डॉलर। यानी अगर मैंने चेक बुक दिखा कर लिया है आपसे अपना अकाउंट, नहीं, पहले कानून ये था कि आप हमारे काउंटर पे आए हैं, ठीक है, और आपने कहना है जी मुझे 10,000 डॉलर चाहिए, तो हम क्या करना है जी, पर्पज क्या है जी बैंक में, हम कहते हैं ठीक है ले लो। अब आपकी मर्जी है बैंक में जाके जमा कराएं या बाहर जाके भेज दें। ओके। तो अब उसको तोड़ ये निकाला है स्टेट बैंक ने, वो चेक देते हैं, चेक लाजमी है बैंक में जमा कराना पड़ेगा, मार्केट में नहीं, अपने अकाउंट में जमा कराएंगे। तो वो ये है कि पाकिस्तान के रिजर्व में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। अब लोग जो है मार्केट में नहीं जाके बेच रहे। ओके, लेकिन लोग कर रहे थे ये, कर रहे थे बहुत, क्योंकि जो डेटा था उसमें काफी फर्क था, लोगों ने लिए ज्यादा और अच्छा, लिमिट सब वही है, यानी 1 साल के अंदर मैं कितने डॉलर ले सकता हूं? 1 लाख डॉलर आप ले सकते हैं, एक बंदा ले सकता है। दैट इज इफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट होना चाहिए। बाहर भी जाएंगे तो आपको 60,000 डॉलर होते हैं अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आपको, और वो थोड़े थोड़े करके ले सकते 5-5 हज़ार, वो 5 है और बैंक में 10,000 है। बैंक पर्पज होगा 10,000 आपको मिलेंगे वन टाइम, और उसमें होगा तो 5,000 मिलेंगे। राइट। तो ये यानी ये कि लिमिट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं की, लेकिन तरीकाकार को, क्योंकि जो लोग वारदातें कर रहे थे उनको रोकना जरूरी था। स्टेट बैंक ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया, और अब उनका जो है ना वो ऑप्शन खत्म हो गया कि बाहर जाकर ब्लैक मार्केट में 5-6 रुपये ऊपर करके बेचेंगे। तो वो आप लोग जब चेक देंगे तो जाके हम बैंक में जमा, बैंक में जमा कराना जरूरी है। फिर बैंक में जमा कराएंगे, डेटा आ जाएगा, फिर डेटा लेंगे तो आपको बताना भी पड़ेगा आपने कहाँ किए। अच्छा, और मैक्सिमम कैश कितना ले सकते हैं हम काउंटर से? $1,000? एक आदमी $950 ले सकता है शनाख्ती कार्ड दिखा के, शनाख्ती कार्ड महीने में एक दफ़ा। 50 का नोट तो वैसे ही काम का नहीं होता, 900 ही ले। हाँ, लोग 900-800 कम ही लेते हैं। आप लोग देखो डॉलर का जो रेट है आज से 3 साल पहले 340 था और अब 278 हो गया, तो क्यों डॉलर लेंगे लोग? नुकसान करेंगे। मतलब 1 लाख डॉलर पे आपका 60-62 लाख का नुकसान होता है, तो कौन इतना बड़ा बेयर करेगा? तो डॉलर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ना ही कोई उसको में, बल्कि लोग जो है अब गोल्ड की तरफ गए। आपने देखा गोल्ड का रेट बहुत बड़ा है, और वो भी 6 लाख से कम होकर अभी 4 लाख। अच्छा, कह रहे हैं कि यूएई से भी लोग फंड देने के लिए तैयार हैं, बल्कि सस्ते डॉलर देने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सारी अफवाहें हैं। कोई ऐसे यूएई डॉलर की दरख्त लगेंगे तोड़ के ले आएंगे। अच्छा, खुद यूएई लोग कह रहे हैं यहाँ रुपए की डिमांड बढ़ गई है। यूएई ने खुद $20 बिलियन अमेरिका से स्वाप पे मांगे हैं, उसके बाद डॉलर ही नहीं, तो कहाँ से देगा? तो यानी ये कहना कि वहाँ पर डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती, ये गलत है। नहीं, अब ये फायदा हुआ है कि यूएई पे जब से ईरान ने अटैक किया और अब लोग वहाँ जो है कैपिटल फ्लाई होना बंद हो गया, और वो पैसा हमारी प्रॉपर्टी में आ रहा है। प्रॉपर्टी की कीमतें आपने देखें काफ़ी बड़ी हैं, और उसकी वजह यही है कि लोग अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुबई। लेकिन गवर्नमेंट ने एक, वैसे ही पूछ रहा हूँ मलिक बोस्तान साहब, बजट से पहले भी आपसे बात की थी, गवर्नमेंट ने एमनेस्टी तो चलो नहीं दी, लेकिन पैकेज भी नहीं दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। तो जो बंदा पैसे वापस लाना चाहता है उसको आपने फैसिलिटेट तो किया नहीं, तो फिर कोई फायदा तो हुआ नहीं। फिर नहीं, ये गलत बात है। कोई पाबंदी नहीं, आप अपना अकाउंट खुला के जितने पैसे मर्जी ला सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, अपने फैमिली ट्री को दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, चाहे $1 मिलियन आपके पास है आप दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बैंकिंग चैनल से, उसमें कोई एमनेस्टी नहीं है। यानी भाई बहन कोई भी आपका फैमिली, हाँ, कोई भी फैमिली ट्री का जो मेंबर है वो आपसे ले सकता है।
तो ये अभी भी है? अभी भी है, सिर्फ थर्ड पार्टी किसी अननोन बंदे को नहीं दे सकते। अच्छा, तरीकाकार क्या है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो डायरेक्ट बैंकिंग चैनल के जरिए अकाउंट खुलाएं या अपने भाई का अकाउंट खुलाएं डॉलर में, तो डॉलर आ जाएंगे, पाकिस्तानी में कर खाएंगे तो पाकिस्तानी आ जाएंगे। अच्छा, नहीं लेकिन बहुत सारे लोग भेजना चाह रहे हैं जो उनके लिए आ सके, क्योंकि देखें हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमारी ख्वाहिश यही है कि मुल्क के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस की सूरत में ही लोग पैसे लेकर आएँ। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग घबराते हैं, कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि बैंक से ऐसे सवाल जवाब करते हैं। मैं भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए गया, उसने ऐसे मुझसे तफ्तीश की, मुझे लगा बेटी दे रहा है वो, इतना उसने सवाल मुझसे पूछे, कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, माँ बाप क्या करते हैं, ये वो, मुझे लगा पता नहीं बेटी दे रहा भाई, इतने सवाल पूछ रहा है बैंक वाला। वो आपकी बात सर इतना केवाईसी तो नहीं करो ना सर, ये ज्यादती है सर, ये क्या है ये बैंक को आप ज्यादती नहीं करें बेटी के रिश्ते की तरफ। आप बताएं मुझे, केवाईसी इतनी कर रहा है, बैंक वाले क्यों पूछ रहे हैं? आप जैसा मौजूद आदमी इस तरह की बात नहीं, मतलब उन्होंने इतने अजीबोगरीब किस्म के सवालात किया, आप मुझे बताएं। देखो बात सुने कि पाकिस्तान फेटफ में रहा है और फेटफ से 2 दफा निकला है, और ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी कोई अकाउंट खोलें तो कंप्लाइंस पूरी करें, और लेकिन उसके साथ रस्ते भी दिए उन्होंने। रस्ता हमारे लोग, मसला ये है कि ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान की जीडीपी जो थी वो हाईएस्ट थी, चाहे कोई माने न माने, आप भी जानते हैं इस बात को। बल्कि आप मुझे बता रहे थे कि व्हेन यू आर यंग मैन आप उसी ग्रोइंग एनवायरनमेंट में आ रहे थे आगे। आप मुझे बताएं तब आपके मुल्क के अंदर बैंक अकाउंट खोलना कौन सा मुश्किल था? फिर उसके बाद आपको पता है जब नवाज शरीफ साहब आए, बड़ी अच्छी उन्होंने पॉलिसी चलाई, आप जानते हैं, आप लोगों के भी मनी चेंजर्स सभी आए, जब उन्होंने ओपन स्काई, आपको याद होगा, ओपन स्काई पॉलिसी खोली, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। आप मुझे बताएं बैंक अकाउंट आराम से खुलता था, पाकिस्तान की जीडीपी बहुत हाई थी। नवाज शरीफ साहब प्रोग्राम देखते हैं, वो कभी कभार इनकी वजह से देखते हैं, कभी कभार वैसे दोपहर में देख लेते हैं, लेकिन मैं वैसे आपको बोल रहा हूँ कि मलिक बोस्तान साहब, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में ही तो पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ी है, मानते हैं कि नहीं मानते आप? देखो रिस्ट्रिक्शन में तो नहीं बढ़ी ना। नहीं, आप बात को देखें। हाँ, जब 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पे हमला हुआ ट्रेड टावर पे, उससे पहले कोई डॉलर कहाँ दुनिया में कहीं भी ले जाए कोई आपसे सवाल ही नहीं करता था। जब से ये उसमें जब पता चला कि ये सारा पैसा हुंडिया वाला ऑपरेटरों के जरिए मूव हुआ, किसी बैंकिंग चैनल से नहीं हुआ, तो उसके बाद ये बैंकिंग चैनल को उन्होंने सख्त कर दिया और उन्होंने कहा जी हवाला देखो ना पूरी दुनिया में, फिर उसके उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ पूरी दुनिया में जो है वो। मलिक बोस्तान साहब, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि मुशर्रफ साहब को लोग ब्लेम करते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर तब भी लिबरलाइज था, ये आप माने बात को। देखो 2001 के बाद उनके सेक्टर में ये सारी चीज़ें हुई हैं, उससे पहले सारा फ्री हैंड था और कोई मतलब आप टेलीफोन पे अपना अकाउंट खुला लेते थे, ऐसी हालत थी। हमारे दुबई में हमारी एक्सचेंज कंपनी थी, जब एक्सचेंज में उन दिनों में हम टेलीफोन पे हमारे अकाउंट खोल जाते थे, कोई बायोमेट्रिक थी, कोई बस उन्होंने टेलीफोन किया, उन्होंने हमें एक लेटर भेजा, हमने फैक्स पे उनको साइन कर। लेकिन बाय द वे, ये आप भी गवाह हैं इस बात के, आज की तारीख में भी दुबई में बैंक अकाउंट खोलना आसान है, पाकिस्तान में मुश्किल है। नहीं, वहाँ भी बहुत मुश्किल है। अभी ये सारी सुनी बातें, अभी वहाँ भी बड़ी सख्ती कर दी उन्होंने, और क्योंकि वो भी फेटफ में था और उसमें बड़ी मुश्किल से भी जाके निकले, और वो भी ब्लैक में चले गए, तो उनका भी जो है। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती है। देखो कंप्लाइंस जो होती है ना, वो किसी भी मुल्क की इकानमी को, किसी भी बैंकिंग सेक्टर को सही करने का एक पैमाना होता है। तो हम उसमें अगर जाएं भी तो कोई थोड़ी देर बंदा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के आदी नहीं है ना, मसला ये है सवाल जवाब अपना पूरा, हम कहते हैं हम जाएं, हमसे कोई साइन कराए, हमारा अकाउंट खोल दे, अब वो चीज़ें नहीं रही। अब आप अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोगों को भी, मनी चेंजरों को भी इन्होंने ऑफर किया कि आप लोग बैंक बना लें और पेड अप कैपिटल कंप्लीट करें, ऐसा ऑफर इन्होंने दी थी आपको? हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बोला ठीक है आप अगर मिल के चाहें तो कमर्शियल बैंक बना सकते हैं, जो आपको 11 बिलियन का वो है कैपिटल, हमें कोई नहीं। लेकिन वो ज़ाहिर है 8-10 लोगों को इकट्ठा करना, फिर एक जैसा मिजाज रखना मुश्किल हो जाता है, और क्यों आजकल हालात इतने सख्त हैं, एक भी डायरेक्टर गलत निकल जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ये जो कह रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बनाएंगे, ऑल इंक्लूसिव होगा, इसकी आप लोगों से कोई बात की कि जिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, क्यों कह रहे थे एग्जिम बैंक पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, चलो वो आपसे रिलेटेड ना हो लेकिन कम से कम ये कि उसमें फंड मैनेजमेंट ईजी हो जाती है। लेकिन अभी तक कोई बातें हैं, लेकिन फिजिकली या इम्प्लीमेंट इस पर नहीं हुआ, ना कोई पॉलिसी आई अभी तक तो क्रिप्टो की पॉलिसी नहीं, बाकी तो छोड़े ना, इतना अर्सा हो गया, 3 साल हो गए। नहीं, भी तो नया शोशा छोड़ दिया क्रिप्टो वाला, वो तो शुक्र है। नहीं, वो उनकी मुलाकात हो गई नहीं, जो उस्मानी साहब ने कहा कि आराम है, फिर वो मिले बिलाल बिन साकिब साहब और उन्होंने कहा जी नहीं हमारा दरमियान, फिर दूसरे उलमा कराम ने कहा कि आराम नहीं है, ये गलतफहमी हुई उनको, तो फिर इस वजह से वो दब गया। अब क्या आने वाले दिनों में क्या होता है,
लेकिन क्रिप्टो का क्योंकि जब तक कानून लॉ नहीं बनेगा उस वक्त तक उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल अभी तक उस पर रेगुलेशंस नहीं है, हाँ रेगुलेशन बनेंगे, उसके स्टेबल बाद- कॉइन की भी नहीं है, यूएसडीटी वगैरह की भी नहीं शुरू की। आप लोगों को लाइसेंस दे रहे थे यूएसडीटी का, नहीं अभी देखो उन्होंने अलाउ कर दिए कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, अप्लाई लेकिन रूल रेगुलेशन बनेंगे तो आपको पता होगा क्या कैपिटल, अब कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, खाली अप्लाई का कहा है कि आप इसके लिए अप्लाई करें, तो लोगों ने अप्लाई तो कर दिए, लेकिन जब रूल बनेंगे तो फिर पता चलेगा। तो अगला दौर है डिजिटल का, पाकिस्तान जितना डिजिटल इकानमी में जाएगा इतने ज़्यादा तरक्की करेगा। बल्कि आम खबर आज की यही थी कि फिलिपाइन ने ये ख़त्म कर दिया ओटीपी सिस्टम, वो अब डिजिटल वॉलेट की तरफ चले गए। और फिलिपाइन का इसलिए ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं क्योंकि रेमिटेंसेस के अंदर दुनिया में फिलिपाइन जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, और सबसे बड़ी वर्कफोर्स एजुकेटेड जो है वो फिलिपाइन की है। बल्कि आप लोगों को तो पता होगा, आप लोगों के काउंटर पे फिलिपाइन जो थोड़े बहुत काम करते हैं पाकिस्तान में फिलिपीनी, वो अपने पैसे वापस घर भेजते हैं, और अमेरिका में भी बहुत बड़ी तादाद है। और ख़ास बात इनकी ये है कि ये हाई पेइंग जॉब्स या मिडल टेयर जॉब्स लेते हैं, यूएई वगैरह के अंदर भी हाउसमेड की और थोड़ा सुपरवाइज़र वगैरह इस लेवल की, है ना। नहीं बिल्कुल, फिलिपाइन ने जो नंबर 1 पे वर्कर इंडेक्स में होगा, उसकी वजह ये है कि उनके जितने भी यंग लोग हैं वो सारे चाहे लड़कियाँ हो, क्योंकि उनकी लड़कियाँ ज़्यादा काम करती हैं, जी जी, और दुनिया भर में जितने भी मेट हैं या आया हैं या नर्सें हैं या वो सारी ज़्यादातर फिलिपाइन 30% फिलिपाइन से ताल्लुक होता है उनका। जी जी तो ये बहुत बड़ी उनकी जीत है, उनकी पूरी इकानमी जो है वर्कर इंडेक्स पे चल रही है। जी, और बहरहाल पाकिस्तान के भी कम नहीं है, मैं और सिर्फ पाकिस्तानी को सलाम पेश कर 42 अरब डॉलर पिछले साल उन्होंने भेजे हैं, और अगले साल उम्मीद है कि 45 से 50 अरब तक भी जा सकता है। और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं जब से ये लड़ाई हुई है, और वह पिछले मतलब हर साल हर महीने तकरीबन 60 से 70 हज़ार पाकिस्तानी जा रहा है बाकायदगी के साथ। अभी क्या सिचुएशन है? अभी भी जा रहा है पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत मतलब वहाँ से इंडियन या दूसरे श्रीलंका हमारे लोग रफ एंड टफ हैं। वो उन्होंने छोड़ दिया और हमारे लोगों ने जाके फिल कर दिया। तो ये अल्लाह का शुक्र है इससे पाकिस्तान के। हैरान हुआ मैं सुबह निकला तो रमज़ान के महीने में तो खबर चल रही थी कि इस तरह ईरान और जंग छिड़ पड़ी, तो मैं मेन रोड के ऊपर जा रहा था जहाँ पर ये वीज़ा ऑफिस है, तो मैं क्या देख रहा हूँ जॉग दर जॉग, अगर पहले 1000 लोग होते तो 10,000 लोग पहुंच गए वहां पे लाइन में लगने के लिए। मैंने कहा, पाकिस्तानी हम पे असर नहीं होता भाई इन चीज़ों का। एक तो दलेर हैं, अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी है, उन्होंने खौफ ज़्यादा नहीं हुए और पाकिस्तान से वहाँ से वापस भी नहीं आए। तो उससे बड़ा मिडिल ईस्ट के जो है लोग हैं उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो बुज़दिल नहीं है, नहीं भागे, और अपने मैदान में अपने काम पे गए, उन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं, लोग काम छोड़ के भाग गए, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ तक नहीं छोड़ी, अपनी ड्यूटियों पे कायम रहे। तो ये बड़े अच्छी रेपुटेशन। आपको पता है ये ड्रोन जो बहुत दफ़ा हिट हुए हैं, इसका जो मलबा है उसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं उनकी जो है जान ज़ाया हुई इसमें। हाँ बिल्कुल, बगैर मलबे में जो आ जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी जगह जारी नहीं रखा। छोड़ी। तो ये उनकी बड़ी मैं समझे बहादुरी है और अक्लमंदी है, जिससे हमारी रेपुटेशन बेहतर हुई। और आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के टेक्नीशियन, पाकिस्तान के स्किल लोग और लेबर सारे जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखो इस वक्त अल्लाह करे अमन हो जाए, अमन होता है तो पाकिस्तान। अभी देखें सऊदी अरब का दिफा भी हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है और वो भी हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सुना ये कि मेहनत की वजह से, काविशों की वजह से अब कुवैत की भी जो दिफाई जिम्मेदारियाँ मुमकिन है मुस्तकबिल में हम लोगों को मिले। देखो ये तो ये भी एक हमारे लिए एक अहम चीज़ है मेरे। हाँ, होती ने जब ये कहा कि हम सऊदी पे हमला करेंगे, एक हमला किया भी था उन्होंने उनके एयरपोर्ट पे, तो पाकिस्तान ने वादिया ईरान को और उनको बताया कि ये रेड लाइन है, हमारा दिफा है और हम कोई लिहाज नहीं करेंगे और इसको सुर्ख लकीर को आप अबूर ना करें। तो अल्लाह का शुक्र है वो रुक गए और अब उनका वफ्द भी आया है। पाकिस्तान ने भी आपने देखा है पिछले बड़ी मेहनत करके ये MOU साइन कराया था। उसके बाद पाकिस्तान को जो है जब महसूस हुआ कि हमारी सारी मेहनत पे जो है अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो पाकिस्तान आपने देखा पीछे हट गया था। अब जाके उनको खुद वफ्द आया और उन्होंने कहा जी हम लोग आपकी मदद दोबारा लेना चाहते हैं। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, मैं नाजरीन को बताऊं उनकी नॉलेज के लिए, 47 साल में 2 दफ़ा अमेरिका को आमने सामने बिठाया, एक दफ़ा इस्लामाबाद में बिठाया और उनकी बातचीत, और दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड में बिठाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी कोई भी सालत जो है उनको आमने सामने बिठा नहीं सकता, खाली मीडिएटर का काम करते रहे। तो हमारे बड़े कहते हैं ना पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी जो है वो कन्वर्सेशन करके और उनकी जो बातचीत कराई और उनका जो आपस में एक दूसरे को बात करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने उनको बिठाया और अल्लाह का शुक्र है दोनों मैदे करीब ही थे, एक मैदा हो भी गया था
ये तो ईरान की मैं समझता हूँ, पता नहीं उसके अंदर भी कोई ऐसे लोग हैं जो उसके मैं खैर ख्वाह नहीं है, जो उसको ये सबक बढ़ा रहे हैं कि आप लड़ाई नहीं, अब जारी अमन रखो। का वक्त आ गया मेरे ख्याल से। अब इंशाल्लाह हम अमन की दुआ करते हैं। एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि सर ये जो बेसिकली क्या है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ है जो अफ़गानिस्तान की तिजारत बंद हुई है, तो उससे ये है कि फिर डॉलर का भी फ़्लो बंद हो गया है अफ़गानिस्तान की तरफ। जी जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदे हुए, बहुत ज़्यादा डॉलर जो है अफगानिस्तान स्मगलिंग होता था, और वो हमें अल्लाह का शुक्र है बॉर्डर सील होने से उसको जो है अब डिमांड नहीं रही। तो यही वजह है ना, मैंने बताया ना, जैसे हमारे रिजर्व, हमारे स्टेट बैंक हर महीने 700-500 मिलियन डॉलर खरीद रहा है मार्केट से, और उसने रिजर्व अपने 3 अरब से 22 अरब 19 अरब डॉलर बढ़ाए हैं, तो मार्केट से बढ़ाए हैं, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, और बाहर से कोई FDI भी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही कोई बाहर का। तो ये पाकिस्तान को उम्मीद थी कि शायद हमारे, लेकिन हमारी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं, हमने अभी तक फिजिबिलिटी बनाना नहीं सीखी। सऊदीया का 80 रुकनी वक्त आया होगा, आपको याद होगा पिछले साल, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ 30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमें बताएं। तो इन्होंने बोला जी हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के आप देंगे। अभी तक वो रिपोर्ट नहीं बनी, इतनी अभी तक वो रिपोर्ट नहीं बनी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हो रही है मलिक बउस्तान साहब के साथ। कुछ हमने हाजिर खसारे और तजारती खसारे के मुतलिक भी बात की, डॉलर के मुतलिक भी बात हुई, थोड़ा हमने और मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की। मईशत के बुनियादी मौजू की जानिब भी आते हैं। कुछ ऐसे मौजूआत हैं जो कि बड़े परेशान कुन हैं, और इन्होंने उसको हाईलाइट भी किया शुरू के अंदर। बात यह कि सर आपने भी बताया GDP ग्रोथ रेट जो है रिवाइज़ की IMF ने, और अभी तक तो आशारिया 2% कम की है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है एक और दफ़ा रिवीजन आएगी और शायद इतनी ही रिडक्शन और भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट यानी ये जो जंग है इसकी वजह से मुतासिर हो सकती है। दूसरा मेरा ऐसा ख्याल है कि जो अंडरलाइंग रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की, जिनको आप पहले भी हाईलाइट कर रहे थे, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ और GDP ग्रोथ मुतासिर होगी। इत्तफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं? देखो, पाकिस्तान की टेक्सटाइल सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होती है हमारी जी, और वो थोड़ी सी जो अभी मैं डेटा देख रहा हूँ थोड़ी सी बड़ी है, बड़ी वो हाँ पिछले साल के नस्बत, पिछले साल से 17.88 बिलियन और इस साल 17.93 बिलियन, 0.26% बढ़ गई है। रेडी गारमेंट ने बड़ा अच्छा इजाफा किया है, वो 488 से बढ़ के 4.88 अरब डॉलर से बढ़ के 4.93 अरब डॉलर, तकरीबन 4% पे चली गई। तो ये बाकी हुकूमत ने जो है चावल की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, आपको पता है उन्होंने तकरीबन 9% ड्यूटी ड्रॉप बैक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंडिया के चावल सस्ते थे पाकिस्तान के, तो ये भी उन्होंने किया है कि हमारी एक्सपोर्ट किसी तरह बढ़े। अच्छा, कहते हैं एक सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की चावलों की वो ईरान जाती है, लेकिन वो हम बार्टर करते हैं, यानी गुड्स फॉर गुड्स। तो एक प्रपोज़ल आई थी, ये आप लोगों से रिलेटेड ही है, और पहले भी इसके बारे में बात की थी कि दुनिया भर के अंदर, यूरोप में भी बॉर्डर पर मनी एक्सचेंज, बैंक्स अगर नहीं भी अलाउड हो तो मनी एक्सचेंजेस खोल दिए जाते हैं। तो इससे ये होता है कि माल की तरसील लाना और ले जाना आसान हो जाता है। तो आप लोगों के साथ बात हुई है, 22 इन्होंने जगह खोली है बॉर्डर इन पर। उन्होंने हमारे से बात हुई थी, स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया था और कहा था, लेकिन वहाँ फिर क्यों, एक तो रास्ते इतने ख़तरनाक हैं कि आपकी गाड़ी कैश की मूव ही नहीं कर सकते, रास्ते में उड़ा देते हैं, और फ्लाइटें उधर होती नहीं हैं कि आप फ्लाइट से चले जाएं। और दूसरा ये है कि अभी तक हमारे बैंकों ने एक्सचेंज का जो है ना काउंटर नहीं खोले, यानी कि इस करेंसी को पाकिस्तानी अगर वो करेंसी और ईरानी करेंसी के अगर वो अकाउंट खोलें फिर भी सेटलमेंट हो सकती है। बगैर अकाउंट के आप सेटलमेंट नहीं कर, इतनी बड़ी हैवी अगर कोई हमें फ़र्ज़ के पाकिस्तानी देता है या ईरानी रियाल देता है तो हम उसको हमारे डिस्पोज ऑफ नहीं, उसको सेटल। लेकिन आपकी लिस्ट में ईरानी है? हाँ, हमारे हमने मुतालबा भी किया था कि आप बैंक अकाउंट हमें खोलें ताकि हमारा एक्सचेंज हो जाए। अगर फ़र्ज़ के हम ईरानी रियाल लेते हैं, उसका एक्सचेंज ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, हम उसको लेके क्या। लेकिन काउंटर पे आप ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, अभी भी ले रहे हैं, लेकिन उसका सेटलमेंट नहीं, पब्लिक ले तो ठीक है, वरना आपके पड़े रहेंगे। कोई बैंक नहीं लेता, स्टेट बैंक रिसीव नहीं करता उन्हें, ना कोई भी बैंक नहीं रिसीव कर रहा, ना इवन कोई इंटरनेशनल मार्केट में भी कोई इसको रिसीव नहीं करता।
जिस वक्त इसकी सेक्शन हटेगी तो फिर जाके ये चीज़ें ओपन होंगी। और बॉर्डर के ऊपर आप बोल रहे हैं इट्स नॉट पॉसिबल, वो जगह पॉसिबल accessible नहीं है, आपने security, फर्ज किया है, safety। देखो ना $1 के तकरीबन 16 मिलियन ईरानी रियाल आते हैं $1 के। तो $100 के कहाँ होगा, खरबों डॉलर बन जाते हैं, खरबों ईरानी रियाल जी बन। जी जी। फिर आप उनको रखें कहाँ, उनको डिस्पोज ऑफ क्या करें। तो उसका वजह यही है कि हुकूमत जो है जब तक ईरानी और पाकिस्तानी बैंक इधर एक दूसरे के अकाउंट न खोलें और यहाँ पे अपनी ब्रांचें न वो बनाएं, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो जिसे हाँ, कहते तो हैं, उसके बगैर हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। ये इम्पोर्टेंट है ना टू लर्न दिस, बट यू आर सेइंग सैंक्शंस के दौरान इट कैन नॉट हैपन। नहीं हो सकते जब तक, हाँ लेकिन लोकल करेंसी के अकाउंट खुल सकते हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं कर रहा, ना ईरान वाले लोग कर रहे हैं ना हमारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये 22 पॉइंट्स खुल जाते हैं जो ये कह रहे हैं, और आई एम श्योर ऑपरेशनल भी हो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो स्मगलिंग तो बंद हो जाएगी फिर। देखो स्मगलिंग बंद तब होगी नहीं कि स्मगलर बंद होंगे, तो स्मगलर खास कर क्रैक डाउन होगा तो वो तो स्मगलिंग तो उनकी, क्योंकि ड्यूटी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो स्मगलर को तो ड्यूटी की सारी बचत है, और अब वहाँ मार्केट में आएगा आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो लोग जो है इसी तरह चलो करें, लेकिन हाँ हुकूमत सख्ती करे, हुकूमत के लिए तो कोई इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है ना। तो वो अगर इनकी सख्ती करे तो मार्केटों में, पाकिस्तान में तो लोग बोल रहे थे ये बड़ी मेजर एक्सपोर्ट मार्केट बन जाएगी, वेयर हाउसेज बन जाएंगे, ये हो बिल्कुल जाएगा, सही वो कह रहे जाएगा। हैं, लेकिन हमें भी तो आगे एक्सचेंज के लिए कुछ होना चाहिए ना। फर्ज किया वो हमें देते हैं, कोई भी गुड्स हाँ, देते गुड्स फॉर हैं, गुड्स नहीं हो सकता, हाँ, हमारे पास है नहीं कुछ। हमारा और उनका जो फ़र्क है वो तकरीबन 20-80 का है। हमारे पास 20, अगर हमने 1 करोड़ की चीज़ लेंगे तो हमारे पास $20 लाख देने के, $80 लाख उनकी चीज़ें यहाँ हाँ, सारी चीजें चावलों में तो नहीं दे सकते हाँ ना, चावल कुछ और इतने भी तो नहीं, आप ज़्यादा 3 अरब से ज़्यादा डॉलर आप वर्थ ही नहीं है। अच्छा, ये जो हमारी मार्केट्स फ्लड हुई है ईरानी सामान से, ये फिर कहाँ से आ रहा है? तो ये स्मगलिंग से आ रहा है सारा, इसमें तो कुकिंग ऑयल से लेकर हर साबुन, चीज़ आ गई, डिटर्जेंट, साबुन हर तक, चीज़, सब्जियाँ तक सब आ कुछ। गई, सब्जियाँ आ रही हैं, हाँ, बाकी छोड़े ना सब्जियाँ आ रही हैं। तो वहाँ तो कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं। उन्होंने देखो, उन्होंने 50 साल में ये सीखा है कि हमने एक्सपोर्ट करने, इम्पोर्ट कुछ नहीं करना। तो फायदा और पाकिस्तान उनकी का जो इसमें। प्रोडक्ट है वो यूरोप से भी मुकाबले से अच्छी है, वो अच्छी हैं, मतलब अच्छी बहुत quality अच्छी है, मैंने देखी यहाँ भी देखी हैं। और वो तो बड़े पैकेजिंग वगैरह हर हाँ चीज़ बड़े है, जी, तो उन्होंने काम ही यही किया कि 50 लेकिन साल। इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा नहीं हो रहा ना। फायदा इसलिए नहीं है कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। अगर हम फर्ज कि हम उनसे $1 लाख की कोई चीज़ लें और $1 लाख की उन्हें दे दें तो हमें फायदा ही फायदा है। अब जब वो $1 लाख की चीज़ देते हैं, देने के लिए हमारे पास $20,000 की चीज़ें, $80,000 फिर हमें उनको पास कैश ही देना है उनको, चाहे डॉलर दें, चाहे दिरहम दें, चाहे कोई भी फॉरेन एक्सचेंज दें। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे लोड आ जाता है सारा। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया है। जी, इसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ तो ट्रेड अभी बंद है। उधर बंद है, लेकिन इनके साथ अच्छे है। लेकिन हमें ये है कि हमें सस्ती चीज़ें मिल रही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, ड्यूटी गवर्नमेंट को नहीं मिल रही, लेकिन पब्लिक को चीज़ें अच्छी मिल रही हैं और अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और सस्ती मिल रही हैं। ये बड़ी बात है। ये तो मिल रही है और म्यार बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत आला क्वालिटी की वो बना रहे हैं चीज़ें, जितनी भी बना रहे हैं। वो इतने अरसे, जैसे आपने बोला, उतने अरसे इन्होंने यही सीखा है। सही 50 साल में उन्होंने सीखी है कि हमने अपने पाँव पे खड़ा है ना। उन्होंने हर चीज़ देखो ना अपने खुद पैदा की है, चाहे गोश्त हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, गारमेंट हो, कोई भी चीज़ है उनकी अपनी है सब कुछ, उनको इम्पोर्ट कुछ नहीं करना। और वो हाई क्वालिफाइड लोग हैं, देखो ना उनके जितने पार्लियामेंट के लोग हैं वो सारे PhD और MPhil और इससे कम कोई बंदा नहीं है। तो हमारे सारे अनपढ़ बैठे हुए हैं, हम करें क्या, कैसे मुकाबला करें। और वो जो भी कोई हमारे रूल बनते हैं पढ़ते ही नहीं है, वो बाद में सर पीट रहे होते हैं, ये रूल तो गलत हो गया, हमने तो पढ़े ही नहीं है। वो तुम्हें पढ़ना आएगा तो मोबाइल वाला जो किया है इन्होंने, आपको पता है, मोबाइल टावर वाला, बहुत सारे उस वक्त सहन कर देते हैं अंधेवा, और बाद में देखते हैं ओहो हमें भाई इनको उर्दू में तर्जुमा कराओ, फिर साथ स्पीक भी करो, कहीं तो उर्दू भी नहीं पढ़ सकते, ऐसे भी हैं अंगूठा छाप। अच्छा, इन्होंने कहा था कि ये नया इंडस्ट्रियल जोन, जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, प्लान्स जो होते हैं ये 10-10, 20-20, 25-25 साल के होते हैं। एक प्लान प्रोग्राम बनाया गया, जैसे भुट्टो साहब ने अपना इकोनॉमिक प्रोग्राम दिया, भाई कोई अच्छा लगे बुरा लगे वो एक अलग बात है, लेकिन ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका मकसद ये था कि वो अपलिफ्ट किया जाए पाकिस्तान के नदर्न एरियाज़ को। वहाँ पर एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाए गए, इसमें हरीपुर में भी बहुत काम हुआ, पहले भुट्टो साहब के दौर में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, अयूब खान साहब के दौर में भी बहुत हुआ था काम, ऐसी बात नहीं। ये तब की बात है जब पूरे पाकिस्तान में, आपको याद होगा, फैक्ट्रियाँ लगी, एक हिस्सा मुल्क का रह गया, तो वहाँ पर नहीं लगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्री तो आ गई है, लेकिन स्केलिंग फिर नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे हो सकता है कि मुल्क का एक हिस्सा जो है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो और दूसरे इलाके में इंडस्ट्री ना हो? देखो इंडस्ट्री कामयाब है कराची में, कराची के बगैर कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती।
कराची को अल्लाह ने ऐसी जोग्राफाई और ऐसा आपको ज़ाहिर है हर चीज़ इधर, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, फिर सी पोर्ट है, फिर रास्ते में आपको कोई ये ख़तरा नहीं कि कहीं हड़ताल होगी और आपका सामान रुक जाएगा। वहाँ तो सामान जो है पहुँचते पहुँचते भी 3 दिन का आपका टारगेट होता है, 10 दिन लग जाते हैं, और बाद का तो आपकी हड़तालें होती हैं, ज़्यादा दिन लग जाते हैं। तो इसको तो आपने तबाह कर दिए सोचे समझे मनसूबे के तहत। ये तो अब मीडिया में भी आ रहा है कि इसमें हमारे दोस्त ममालिक भी शामिल हैं, हमारी अपनी तंजीमें भी शामिल थी जिन्होंने पैसे लेकर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब किया, और यहाँ के इंडस्ट्री जो है यहाँ से पंजाब गया लेकिन वहाँ इतना कामयाब नहीं है वो। तो हमें इंडस्ट्री को अगर बूस्ट करना है तो कराची से बेहतर मैं समझूँ जगह नहीं है, और कराची को या फिर कराची सैचुरेट हो गया, और कराची को आप दोबारा जो है ना इसको अगर बिल्ड करें और सारा तवानाई इस पर खर्च करें तो पाकिस्तान में से 1 साल में तरक्की कर सकता है, GDP भी बढ़ सकती है, एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। हाँ, हालात खराब, सारा हर चीज़ आपको ना इमरजेंसी, इसको तो मैं समझो कैपिटल का दर्जा दे के और इसको उसी बुनियाद पे कैपिटल की तरह इसकी हिफाजत करें। जिस तरह आप इस्लामाबाद की, इस तरह कराची की हिफाजत करें तो कोई वजह नहीं कराची तरक्की ना करे। कराची की हर बारिशों में कहते हैं 3 साल का पानी आ गया, डैम के अंदर मिलता है। यहाँ तो देखो ना वो ग्रीन जो बनना था रोड नाज़िमाबाद से, अब कितने नवाज शरीफ कब अनाउंस किया था? जी नहीं, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अनाउंस किया था, अब देखो आप भी बता रहे थे, भी मैं भी इस पर मैंने तहकीक भी की है, और आप अभी बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के 200 कारनामे किताब भी किसी ने लिखी है, मुझे मशवरा दे रहे थे आप पढ़ो। मैं आपको बताऊं नवाज शरीफ साहब में ये पोटेंशियल है कि वो मेगा प्रोजेक्ट बनाते हैं, और वो मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए, कंप्लीट किए। ये तो खैर जैसे आपने बताया 200 तो एक होंगे, मेरे ख्याल और भी बहुत सारे किए होंगे, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट आप खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, एक नहीं कई देखना चाहते हैं, तो आई विल बी वेरी फ्रैंक दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, वैसे तो शायद अभी भी होते हैं, लेकिन उन्होंने जितना काम किया है ना मेगा प्रोजेक्ट लेवल पर, फेडरल लेवल पर, अगर आपने सीखना है काम किस तरह से, तो ये दिस इज हाउ टू गेट थिंग्स डन। तनकीद, सियासत, ये सब अपनी जगह है, लेकिन गेटिंग वर्क डन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको पाकिस्तान में मोटरवे के अलावा दिखाने के लिए है क्या? हाँ मुझे बताएं, अगर है तो बोलें। पहला वज़ीर आज़म जिसने इकनॉमिक जो है प्रोडक्ट जो लेके आया रिफॉर्म एक्ट, ठीक है ना, और फ्री इकानमी का नारा लगाया। आज पैसे की रेल पेल है जो सारी इस फ्री इकानमी की वजह से है ना। 91 में जब वो आए इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद उन्होंने चारों सूबों में एयरपोर्ट का ऐलान किया, और सबसे पहला कराची में उन्होंने 91 में 91 एयरपोर्ट जो मौजूदा है, हाँ 91 में अनाउंस किया, और 93 में ओपनिंग कर दी भाई 2 साल के अंदर खुद अपने हाथों से। फिर अल्लामा इकबाल का किया, और अभी भी वही एयरपोर्ट काम कर रहा है, अभी भी वही एयरपोर्ट है। और वो लाहौर की जो इस्लामाबाद मोटरवे सारे 2 साल में उसने कंप्लीट करें। तो वो एक बड़ा विजन रखता है, और उसका दिल करता है कि मैं पाकिस्तान भी यूरोप की तरह हमारे जितने भी रोड हों हमारे। लेकिन सियासी इख्तलाफ, तनकीद, ये सब आप लोग अपनी जगह रखें। असल बात ये कि काम करने वाले आदमी को उसका क्रेडिट दें, और ख़ास तौर पे काम करने वाले आदमी को काम करने का मौका दें। उसने हर 3 दफ़ा आया, तीनों दफ़ा मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, समझो ना। नवाज शरीफ पहले इकनॉमिक रिफॉर्म और मोटरवे और एयरपोर्ट अनाउंस किए, आपके सामने पाकिस्तान की इकानमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर दूसरी और अगर थोड़ी और स्पेस मिलती तो ही वुड हैव डन लॉट मोर मेगा प्रोजेक्ट्स। आज भी बहुत सारी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, नहीं हो तो अगर वो प्लान्स अगर कंप्लीट किए जा सके तो बड़ा फ़ायदा होगा मुल्क को। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जमा करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, ट्रेड डेवलपमेंट करनी है, बिज़नेस को इम्प्रूव करना है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और मेरे फाजिल मेहमान ने भी बताया कि अगर इंडस्ट्री और ट्रेड और डेवलपमेंट को आगे लेके जाना तो कराची शहर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कराची वो एक सेंट्रल पॉइंट है जो तिजारत के लिए, सनत के लिए एक बेहतरीन शहर है। अब इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए इस बात को। कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की,
और उसमें यूटिलिटीज़ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का हर एरिया जो है उसको एड्रेस करना चाहिए। मैं हुकूमत सिंध से भी गुजारिश करूँगा, वफाकी हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि हुकूमत सिंध को भी बजट दे और बराह रास्त भी प्रोग्राम करे, और हुकूमत सिंध से भी गुजारिश करूँगा कि जो मंसूबे उन्होंने शुरू किए उनको जल्द से जल्द ख़त्म करे और बेहतरी की तरफ लेकर जाए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।